अच्छे हैं? हाँ जी, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएं, फटाफट से स्टार्ट कर दे अपनी क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो जल्दी से आ जाएं, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दे अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर पाए। चलिए जल्दी से एक बार फटाफट से गाइस। बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस होंगी ज्ञान। चलिए एक बार फटाफट से शेयर करें जल्दी से। हेलो, हाय प्रीति, हाय रुचि, हाय ज्ञानचंद्र, नीलम सिंह, नवाज, बबलू, समीर, नेहा, जल्दी से आ जाएं। दो मिनट लेंगे ताकि जो भी तक क्लास में नहीं आ पाए वो भी फटाफट से आ जाएं, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर को भी हम 2 लेक्चर्स में करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं। ओके, कर दें शुरू? चलिए भाई कर देते हैं फिर। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं सबसे पहले जो कि हम करने वाले हैं कवर। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वो था आपका जनन स्वास्थ्य वाला, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलो तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। चैप्टर बता चुकी हूँ एंड कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, 1 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति, लिंग निर्धारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उत्परिवर्तन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है अच्छा खासा 2 नंबर का उनके लिए। और आनुवांशिक विकार, एंड यहाँ से तो आता ही आता है। यानी कि अगर हम देखें तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति, यहाँ पे जो ये मेंडल के जो नियम थे, यहाँ से आपका सीधा का सीधा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है। ओके, ठीक है। हाँ जी तरुण, चलो तो फिर शुरू करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नेम क्या है, हाँ जी, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड देख रही हूँ कि 2 वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। कौन सा? वंशागति, ठीक, और एक आ रहा है आपका विविधता। अच्छा, सबसे पहले एक वर्ड को देखते हैं यहाँ पे, इस वर्ड को, वंशागति को। वंशागति क्या होता है बताओ? बताइए। हाँ जी, ये वंशागति जो होता है, इससे आप क्या समझ रहे हो, क्या है इसका मतलब? एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाना। गुड, सभी आंसर दें अपना अपना, किसी का कॉपी पेस्ट मार के आंसर मत देना यार, है ना। आपको जितना पता है उतना आंसर दो। वो उस बच्चे को पता है, वो एग्जाम में लिख लेगा, लेकिन अगर आप उसी को कॉपी पेस्ट मारोगे यहाँ, तो आप कॉपी पेस्ट करके आंसर दे दोगे, एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? तो जो पता है, जितना पता है उतना बताओ। वेरी गुड। देखो, वंशागति यानी कि भाई अगर एक पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी, यानी कि कुछ यहाँ पे एक ऐसा लक्षण था जो इस पीढ़ी में भी गया, यानी कि आपने देखा है कि कुछ लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, चले जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण हम लोग कह देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे लक्षणों को हम? आनुवांशिक लक्षण। और वंशागति क्या हो गया फिर? यानी कि भाई ये जो लक्षण यहाँ से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गए हैं, यही क्या है? वंशागति के भाई जो लक्षण है उनकी वंशागति हुई है। ठीक है, सिर्फ पिता के लक्षण हम नहीं कह सकते बच्चा। 10th में तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। 10th में तो क्या था कि इतना सा था, अब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है ना। आपने देखा था बेटा, रोज क्लास नहीं होती है, बायोलॉजी की जो क्लास होती है वो आपकी मंडे को एंड ट्यूसडे को होती है 5 PM पर,
ठीक है, यानी कि हम सिर्फ 2 दिन मिलते हैं वीक में, मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, चलिए अब ये तो हमने जाना। अब यहां पे विविधता आप देख रहे हो, है ना, विविधता, इससे क्या समझ रहे हो बताइए, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि आखिर विविधता क्या होती है, बताओ जल्दी से। देखो जब आप आंसर दोगे ना, चीजों को खुद से समझना शुरू कर दोगे आप, एंड आपको वो चीजें इजी लगने लगेंगी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एंड अगर इसका आंसर दे रहे हो, तो आपको भी वो आंसर ना, जब आप एग्जाम में हो पता हो कि अच्छा इसका तो यही आंसर है, आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। 12th में भी अच्छी परसेंटेज लानी है। विविधता क्या है बताइए? भिन्नताएं, वेरी गुड, अलगपन होना हम कह सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, किसी भी जीव की बात करते हैं, हमने बोला एक हाथी है, ठीक है, या एक किसी को भी ले लेते हैं, तो कोई अगर जीव होता है, हमने जब जनन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था जनन में, कि जनन आखिर होता क्या है, कि भाई वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या कर रहा था, कि अपने जैसी किसी समान संतति की उत्पत्ति कर रहा था, कि भाई अगर इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा, है ना, बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी। अब बात यहां पर ये आ जाती है कि उससे जो संतान जन्म ले रही है, ठीक है, यानी कि जो संतान जन्म ले रही है, जिसने उसको जन्म दिया, यानी कि जो उसका जनक है, ठीक है, क्या हुआ, वो जो जनक है। अब बात यहां पर आई कि क्या वो एग्जैक्ट, यानी कि जो ये संतान है, क्या वो बिल्कुल अपने जो जिसने जन्म दिया है बिल्कुल उसके समान है या बिल्कुल अलग है? क्या बोलेंगे आप यहाँ पे अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि भाई आखिर वो जो संतान है जिसने जो जन्म लिया है, ठीक है, अब वो अपने जो जनक है, यानी कि भाई उसका जो जनक है, क्या बिल्कुल उसके जैसी है या बिल्कुल अलग है? बताओ। नहीं, माय व्लॉग्स नहीं देखा। हाँ जी, फटाफट से। समान, अलग अलग। अच्छा मैं पूछूं कि आप बिल्कुल अलग है या बिल्कुल समान है? क्या बोल रहे हैं आप? टेंशन लेने की नीड नहीं है तरुण, जितनी क्लासेस कराई हैं उनको, जो लेक्चर्स नहीं देखे उनको देख लेना एंड आने वाली क्लासेस में बने रहना, ठीक है। कुछ वेरी गुड। देखो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो जो संतान है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह है, ना हम ये कह सकते कि भाई बिल्कुल अलग है। कुछ तो भाई अगर वो उनका बच्चा है, कुछ तो चीजें होंगी। अब यहाँ पे अपने आप को लेकर देखो कि जैसे आप है, अब आपसे शायद कुछ लोग ये भी कह दें कि भाई तुम अपने पापा की तरह हो या तुम अपनी मम्मी की तरह हो, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी कुछ हरकतें मिलती है उनसे, है ना, लेकिन एग्जैक्ट आप उनके जैसे नहीं हो। एग्जैक्ट हो नहीं हो, कुछ तो चीजें आपकी भी अलग है ना, कुछ तो अलग है। ओके मुक्कू, पहले पढ़ लें बेटा, ये चीजें बाद में डिस्कस कर लें। ठंड के कारण पढ़ नहीं पा रहे, नींद बहुत आ रही है? एक बार पढ़ लो, फिर बाद में लेते हैं डाउट्स यार, वरना टॉपिक से भटक जाओगे। ठीक, तो ये जो चीजें आ रही, ये जो समान है लक्षण, जो नहीं है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है? तो यहाँ पे आप इस चैप्टर में यही पढ़ोगे कि कौन से लक्षण जो हो रहे हैं वो एक पीढ़ी से, यानी कि कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, यानी कि जिनकी वंशागति होती है। तो यही पे हम पढ़ेंगे। अब याद रखना कि ये जो विभिन्नता आती है, हम कहते हैं ये जो विविधता आती है, लैंगिक जनन के जरिए ही क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है आनुवांशिकी या फिर आनुवांशिक विज्ञान, जिसको हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको? जेनेटिक्स भी कह देते हैं। अभी तो ये सिर्फ एक वर्ड है आपकी किताब में, ठीक, लेकिन जब आप 12th के बाद जब अपना ग्रेजुएशन करेंगे तो ये एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है अपने आप में। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है यहाँ पे, चलिए फटाफट से बताइए। आनुवांशिकी की अगर हम बात कर रहे हैं, आखिर आनुवांशिकी क्या है? अब हाँ जी, जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। कहीं पे आप देखते हैं कि भाई हमने देखा कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या हो रहा है
कि आपने देखा कि भाई एक आपका जंतु विज्ञान हो गया, एक आपका वनस्पति विज्ञान, इसके अलावा आप भी बहुत सारे देखते हो भाई और बहुत सारी शाखाएं। तो जीव विज्ञान की एक शाखा, ठीक है, यानी कि जो ये आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स, मैं पूछ रही हूं आप इसमें क्या समझते हैं, बताइए। वेरी गुड बेटा। क्या होता है कि जहां पर, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति भी हम लोगों ने जाना, विविधता भी जाना, है ना, ये दोनों जाने। अब इन दोनों का अध्ययन हमने क्या ना, हम इस चैप्टर में ये तो पढ़ेंगे कि अगर लक्षण जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, ये सब चीज। तो वहीं पे मैं एक चीज बोलूंगी, अब ध्यान से यहाँ पे सुनना, कि जहां पर आप इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हो, पढ़ते हो कि कौन से लक्षण अगली पीढ़ी में जा सकते हैं, कौन से नहीं जाते हैं, क्यों ये चीजें हो रही हैं, तो वंशागति और जो विविधता है, ठीक है, इन दोनों का अध्ययन कहाँ पर होता है, इस आनुवांशिकी में, ठीक है, यानी कि जहां पर आप इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वंशागति एवं विविधता का अध्ययन। ओके, क्लियर है यहां तक अच्छे से, ठीक। चलो अब आगे बात आती है कि ठीक है मैम, आनुवांशिकी तो पता लग गया है क्या, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। याद रखना, कल वाले लेक्चर में आपको मैं साइंटिस्ट की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कि अगर जीन शब्द दिया तो वो किसने दिया, सबसे पहले किसको क्या बोला जाता था, ये क्या थे, ये कौन साइंटिस्ट थे, हर इन साइंटिस्ट की आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेंगे, जो पढ़ने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे कि आनुवांशिकी क्या है, प्लस आपका जो यहाँ पे पॉइंट था कि आखिर वंशागति और ये विविधता क्या होते हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज लिख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो यहीं पर एक साइंटिस्ट थे, मेंडल, सबने सुना होगा इनके बारे में, है ना। 10th में आप सबने पढ़ा होगा, सबसे 10th का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंडल के बारे में सबने सुना होगा। मैम आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, भैया कमेंट पढ़ने बैठ जाऊं, तुम्हारा ये टॉपिक पढ़ाऊं। हाँ, एक काम करती हूँ, पूरी क्लास में ना तुम लोग के सिर्फ नाम लेते रहती हूँ कि हाँ बेटा ये हेलो, हाँ बेटा ये गुड इवनिंग, हाँ ये कराऊंगी, पढ़ाती नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, पूरी क्लास में ना तुम्हारे नाम लेके यही करती रहती हूँ, यही कर लूं, पढ़ना वरना नहीं है। हाँ, पढ़ने आते हो, क्लास में नाम लेने आते हो। ऑल इन इट भैया बोल रहे हैं, यस मैम, बड़े बेशरम हो यार तुम तो। जिस टाइम बोल रही हूँ कि क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ लो ध्यान से, है ना। जो एक टॉपिक जो चल रहा है इसको पढ़ लोगे, एग्जाम में काम आएगा। तुम्हारे नाम ये जो तुमने बना रखे ना, ये एग्जाम में लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा। बोल रही हूँ अभी पढ़ लो, लास्ट में नहीं मैम नाम नहीं ले रही है, रिकॉर्डेड चल रहा होगा शायद। नाम लो, नाम लो, नाम लेने से फेमस हो जाओगे तुम, पागल। पढ़ो चुपचाप। पहले बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड का क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से सुनना ही नहीं है, फिर 2 दिन पहले बैठ के रोते हैं मैम बता दो क्या इंपॉर्टेंट है, मैम ये बता दो, सर ये बता दो, लगे रहते फिर मैम और सर के पीछे। एटलीस्ट तुम्हें नहीं पढ़ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो। चलिए क्लास के आगे में डाउट्स लेंगे, तब अपने क्वेश्चंस करिएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिना सोचे कमेंट कर लो, लेकिन अगर फालतू के कमेंट है कि मैम ये क्लास कब होती है, मैम वो क्लास कब होती है, मैम ये कब पढ़ाया जाएगा, वो कब पढ़ाया जाएगा, वो क्लास के बाद में पूछ लेना। तो यहाँ पे बात चली है किसकी, मेंडल की। तो मेंडल जो है, ये जो सब चीजें हुई कि भाई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, यहाँ पे इन सब से रिलेटेड, यानी कि इस चीज की जो हम कहें जो शुरुआत कर दी थी सही तरीके से, वो थे मेंडल, ठीक। क्योंकि मेंडल ने दिए थे आनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम। किससे? मेंडल ने दिए थे आनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम। लेकिन अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सोचो आप स्कूल में जब जाते हो, आप अपने जैसे कोई भी, अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि भाई आप पहले
चीजों को देखते हैं कि भाई अच्छा अगर मेरे पास एक केमिकल है, फिर इसमें मैंने ये केमिकल मिलाया, देन मेरा एक क्या हुआ वहां पे, कुछ एक नई चीज बनी है ना, तो वैसे ही तब आपका रिजल्ट आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मेंडल थे उन्होंने भी मटर के पौधे पर किए थे कुछ एक्सपेरिमेंट और दिए थे कुछ नियम, किस चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए कि आखिर कौन से लक्षण होते हैं, उनकी वंशागति होती है। तो याद रखिएगा आनुवांशिकता के नियम जो है इनका सबसे पहले जो अगर हम बात करें जो अध्ययन किया था, ठीक है, वो थे मेंडल। और आप इनका पूरा नाम क्या था, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक चर्च में पादरी थे। ठीक है, ये कहाँ पे थे, ऑस्ट्रिया जो है उसके ब्रुन नामक जगह पर एक चर्च जो था वहां पे ये पादरी हुआ करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई इन्होंने सिर्फ मटर का पौधा ही क्यों चुना है, और भी पौधे क्यों नहीं चुने हैं, बहुत सारे रीजंस वहां निकल कर आए। तो सबसे पहली चीज एक निकल कर आई क्या कि अब मेंडल के दिमाग में चल तो बहुत सारी चीजें रही थी कि चलो भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करना है, ये देखते हैं ये कैसे हुआ। लेकिन अब भाई वो चर्च में पादरी थे, यानी कि वो किसी को जानवर के ऊपर उसको मार के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया वहां पे मटर के पौधे पे, नहीं उससे पहले इनकी एक अलग स्टोरी है थोड़ी सी कि भाई इन्होंने देखा कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, ये वो लास्ट में इन्होंने मटर के पौधे को चुना। ठीक है, क्लियर है, इन्होंने मटर के पौधे को चुना और इस पर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और दिए कुछ नियम। ठीक है, लेकिन जिस टाइम मेंडल ने वो नियम दिए थे उस टाइम उनके नियमों को कोई मान्यता नहीं मिली, सबने बोला अरे पागल है तो कुछ भी बोल रहा है ना। क्लियर है, क्लियर। तो अगर हम बात कर रहे हैं इनकी कि भाई बाद में और साइंटिस्ट भी आए, है ना। बेटा मैंने क्या बोला कि वहां पर आपके किस जगह पर, ये कहां पे थे भाई, पादरी थे, मैंने ये नहीं बोला इनका जन्म कहाँ हुआ है। बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो मेंडल है, मैं बोल रही हूँ इन्होंने 3 नियम दिए और एक्सपेरिमेंट किस पे किया, वो जो मटर का पौधा था, क्योंकि ये जितने भी जंतु थे उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि वो चर्च में पादरी थे, तो उनको भाई ऐसा था कि अगर वो किसी को लाइक मारते हैं तो उनके लिए एक अधर्म सा था। उस टाइम मेंडल ने जब नियम दिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों का ध्यान कहीं और ही था, है ना। दूसरे साइंटिस्ट थे डार्विन, उनकी थ्योरी पर था। ओके, ठीक है ना। तो ठीक है, मेंडल की मृत्यु हो गई। फिर मेंडल की मृत्यु के कई सालों के बाद और साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई जो मेंडल चीज बता कर गए हैं वो तो बिल्कुल सही है, और फिर वापस इन नियमों की क्या हुई, खोज शुरू हुई। ठीक है, क्या शुरू हुई, वापस खोज शुरू हुई, और यानी कि इसमें अलग अलग साइंटिस्ट जुड़े हुए थे। ठीक, और क्या किया गया, इन्हीं नियमों को यानी कि इनकी खोज को बढ़ाया गया आगे। ओके है, अब यहाँ पे हम बात करें, मैंने पहले ही बोला साइंटिस्ट की लिस्ट आपको कल मिल जाएगी, एक एक साइंटिस्ट की, कौन कौन से साइंटिस्ट है, किसका क्या काम था, कल भी बिल्कुल लास्ट में दूंगे लेक्चर के, ताकि आपको आसानी रहे। अगर एग्जाम में 1 नंबर का कभी से क्वेश्चन फंसता है तो ठीक है, वरना जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको काफी भी हेल्प रहेगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, यानी कि मेंडल का ने दिए 3 नियम, और जो 3 नियम दिए उसके लिए उन्होंने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि भाई किया था प्रयोग। और अगर ये प्रयोग भी किया है तो भाई किस पर किया, मटर के। अब हमें ये जानना है कि आखिर अगर ये यहाँ पर किसने, मेंडल ने मटर का जो पौधा चुना है, तो मेंडल ने मटर का पौधा चुना तो आखिर वो क्यों चुना। अच्छा, एक बार मुझे फटाफट से यहाँ पे ये बताइए कि जो मटर का पौधा होता है उसका जो बोटेनिकल जो नेम होता है वो क्या होता है। हाँ जी, आपका यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ मटर के पौधे की, तो जो मटर का पौधा होता है, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या होता है।
पाइसम। भाई ये जो तुम नाम लिखते हो ना, पाइसम सटाइवम दोनों मिला के एक साथ, और फिर कुछ आपको ये नहीं पता होता कि स्पेलिंग सही है। जैसे बच्चों ने आंसर सही दिया है पाइसम सटाइवम, लेकिन आपको पता है ना कि पाइसम सटाइवम उसमें एक वंश है तो दूसरा उसकी जाति है, और वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, एंड जो स्पीसीज होती है यानी कि उसकी जाति होती है उसका नाम का पहला अक्षर आपका छोटा होता है। तो अगर एग्जाम में आपको पता है कि पाइसम सटाइवम है, लेकिन आपने क्या किया, उस नाम को ठीक से नहीं लिखा, और आप सोच रहे हो कि भाई 1 नंबर तो मुझे मिल ही जाना है ना, तो वहां पे नहीं मिलेगा। अगर पूरी स्पेलिंग गलत होगी और जिस तरीके से नामों को लिखा जाता है आपने वो भी नहीं लिखा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। याद रखना, जब भी आप किसी का नेम लिखते हैं या फिर आपका बोटेनिकल नेम या फिर जूलॉजिकल नेम, तो उसको सही तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब मटर का पौधा ही क्यों चुना था? क्योंकि मटर के जो पौधा था उसमें ना बहुत सारी खासियत मिल चुकी थी जो उन्हें और किसी पौधे में मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। हम बात करें, उन्होंने सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, ये सब पौधे क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो गुण उन्हें किसमें, भाई जो गुण उन्हें मटर के पौधे में मिले वो उन्हें कहाँ, कहीं और पौधे में नहीं मिले। अब बात है वो गुण कौन से थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मटर के पौधे में उन्हें 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिल चुके थे जो किसी और पौधे में नहीं थे, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण थे, ठीक है। ये अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट जानो कि मटर का जो पौधा होता है, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना कि जो मटर का पौधा होता है इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि आखिर होता कैसा है, तो सबसे बड़ी चीज जो थी ये जो होता है यानी कि इसका जो जीवन काल होता है। अब जीवन काल होता क्या है कि भाई कितने समय तक वो जीवित रह सकता है, तो उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब आप सोचो कि आपके पास एक चीज है ना, अब यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर किसी चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है और अगर वो रिजल्ट सही भी नहीं आया तो आप कम टाइम में वापस से वही एक्सपेरिमेंट करके जो अपना क्या कर सकते हो, रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर मटर का पौधा जो है इसका जीवन काल जो होता है ना, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिससे हमें यानी कि हमें क्या, मेंडल को क्या फायदा हुआ कि भाई वो कम समय में ही यानी कि इसके कई पीढ़ियों तक का अध्ययन कर सकते थे, ठीक है। क्या कर सकते थे? अध्ययन कर सकते थे, ओके। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, मटर के पौधे की, तो नॉर्मली होता क्या है कि इसमें आपका स्वयं परागण होता है, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से पर परागण भी करा सकते हैं, ठीक है। कि भाई स्वयं परागण तो हो सकता है, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से आपका पर परागण भी यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तब ये कैसे काम करे, तब ये एक लिंगी पौधे की तरह क्या करेगा, अपना भाई काम करेगा, ओके है, क्लियर। अब और लक्षण कौन से थे, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने देखा बीज का आकार, ठीक है, कि अगर वहां पे गोल बीज थे तो वहां पे झुर्रीदार बीज भी थे, है ना, क्या था कि भाई अगर वहां पे गोल बीज है तो उसका अपोजिट झुर्रीदार भी थे। तो ये पहला लक्षण था 7 जोड़ी में से कि गोल बीज और प्लस उसी के अपोजिट झुर्रीदार बीज का होना। नेक्स्ट आया बीज का रंग, क्या आया, बीज का रंग। तो अगर बीज का रंग वहां पे क्या है, पीला है, तो उसके अपोजिट हरा भी था, ठीक। याद रखिएगा कितने जोड़ी मैंने बोला है 7 जोड़ी, और एक जोड़े में कितने होते हैं भैया, एक जोड़े में होते हैं 2, और 7 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, यानी कि टोटल 14, है ना। तो एक जोड़ी क्या, यानी बीज का आकार देखा, गोल और झुर्रीदार, एक जोड़ी हो गए, एक ये लक्षण है गोल, एक झुर्रीदार हो गया उसके अपोजिट। बीज का रंग पीला और हरा हो गया। नेक्स्ट फूल के रंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा है भाई, बैंगनी और सफेद, ठीक। फली के आकार की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, फूली हुई और सिकुड़ी हुई भी है, ठीक। नेक्स्ट 5th, फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंतीय, क्लियर। नेक्स्ट तने की ऊंचाई लंबा और बोना पौधा, ओके है। अब यहां पे ध्यान से एक चीज देखना कि ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे, ये सारे के सारे लक्षण जो थे मेंडल को किस में मिले थे, मेंडल को जो मिले थे ये मटर के
पौधे में। ठीक है, यही रीजन था। इसके अलावा जो गुण थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था आपके ये जो यानी कि ये जो लक्षण थे, क्लियर है बेटा, ये जो लक्षण थे इन्हीं की वजह से उन्होंने मेंडल ने मटर का पौधे को चुना। ओके ओके भैया, वो अक्षीय ही है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आती है यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आएंगी आपकी, उन डेफिनेशंस को हमें देखना होगा जो इस चैप्टर में काम आएंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ पॉइंट आपको मुझे बताने हैं, मैं वो बता देती हूँ। आपने यहाँ पे देखा 7 जोड़े लक्षण थे, एक जोड़े मैंने बोला 2 होते हैं, 2 लक्षण है कि अगर गोल है तो वहां पे झुर्रीदार है ना, क्या है, गोल है तो झुर्रीदार है। ये कैसे लक्षण थे? याद रखना कि ये जो 2 लक्षण थे, इन्हीं लक्षणों में आपका क्या था भाई, वहां पे अगर मैं बाप से बात करूं तो एक आता है प्रभावी, एक वर्ड होता है अप्रभावी। ठीक है, ये 2 वर्ड आते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि भाई ये ना ये कहना चाहता है कि भाई एक तो बहुत ही ताकतवर इंसान है और एक बहुत कमजोर इंसान है ना, यानी कि वो कमजोर इंसान जो है वो उस ताकतवर के सामने टिक ही नहीं पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है भाई, है ना, और वो जो सामने वाला है वो तो बहुत ताकतवर है। ठीक, तो वहीं पे ये मान लो कि ये जो प्रभावी होते हैं ये बहुत ही ताकतवर हैं, जबकि ये जो अप्रभावी है ये बहुत ज्यादा कमजोर से हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम इनका आखिर लक्षणों में क्या लेना देना हो जाता है यहाँ पे? ठीक, तो इन्हीं को हमें जानना है कैसे। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि मैम यहाँ पे 2 लक्षण थे, एक गोल एक झुर्रीदार। अब याद रखना, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, ये अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता, ये बेसिक चीज ही नहीं पता होती है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपका गोल है, गोल कैसा है, प्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार कैसा है, अप्रभावी। मैंने बोला अब बोलो मैम, आपने बोलता कि जो प्रभावित तो बहुत ताकतवर होते हैं, क्या ये मारते हैं? नहीं, मारते नहीं एक दूसरे को। आपने एक चीज बताओ मुझे, जब आपके पास एक लाल रंग होता है ना, या फिर एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास काला रंग है और एक सफेद है, तो आपने जब आप काले में सफेद को हल्का सा सफेद रंग में लाया, क्या वो कहीं दिखा? बताओ, दिखा? सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पे उस एग्जाम्पल का कुछ नहीं है, अभी सुनो, सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई भी डार्क कलर में अगर आप कोई लाइट कलर मिला रहे हो, क्या वो वहां पे दिखता है? आपके तो पता ही नहीं चल रहा है यार मिलाया था नहीं मिलाया था, दिखता है? नहीं ना। वैसे ही ये जो प्रभावी और अप्रभावी होते हैं, तब यहाँ पे संकरण कराया जाता है, उस दौरान होता क्या है कि ये जो प्रभावी लक्षण होते हैं ये अप्रभावी को दिखने ही नहीं देते हैं, उसको प्रकट ही नहीं होने देते। यानी कि प्रभावी लक्षण कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण जो होते हैं ये मान लो कि वो बहुत ज्यादा हावी होते हैं अप्रभावी पर, इसलिए हमने उनको कमजोर बोला। ठीक है, तो गोल बीज का होना कैसा लक्षण है? प्रभावी, जबकि झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का पीला रंग होना कैसा लक्षण है? प्रभावी। हरा रंग होना अप्रभावी। इनको याद रखना, स्टार्टिंग वाले जितने भी हैं वो प्रभावी हैं और बाद वाले जितने भी हैं वो अप्रभावी, तो इनको नोट डाउन कर लेना। बैंगनी रंग, यानी कि फूल का अगर बैंगनी रंग है तो वो क्या हो जाता है? आपका प्रभावी हो जाता है, जबकि अगर सफेद रंग है तो वो अप्रभावी रहता है। फली का आकार अगर फूली हुई है तो प्रभावी लक्षण, और वहीं पे वही फली अगर सिकुड़ी हुई है तो अप्रभावी। नेक्स्ट, फली का रंग अगर हरा है तब ये प्रभावी होगा, लेकिन अगर फली का रंग पीला है तब ये अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अगर अक्षीय है तो वो प्रभावी, अंत्य है तो अप्रभावी। और तने की ऊंचाई, यानी अगर तना लंबा है बेटा उसका तो कैसा? प्रभावी, और अगर तना ही छोटा है तो वो अप्रभावी हो जाता है। ओके, चलिए अब ये भी चीज जान ली। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे जो यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, एलील या युग्म विकल्पी, यानी कि जीवों में से जीनों के वैकल्पिक प्रकार के लंबा तथा बोना, लाल, सफेद। यानी कहना क्या चाहते हैं भाई? आपको जीन सबको पता है कि जीन क्या होता है। जीन भी लिखा है कि भाई विशेष प्रकार के लक्षण, यानी कि विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई। जीन क्या होता है? हम एक चीज जानते हैं कि भाई सिंपल अगर हम देखें कि भाई एक डीएनए के छोटे से भाग को हम जीन कह देते हैं, कि भाई डीएनए का एक छोटा सा भाग। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलते हैं
कि डीएनए का छोटा सा भाग जो है वो हमारा जीन कहलाया जाता है। जीन क्या कर रही है? जीन लक्षणों का निर्धारण कर रही है कि कैसा है, कि भाई लंबा होना है या बोना है, क्या है, कैसे है। तो यहीं पर याद रखना एलील क्या होते हैं। मैंने बोला एक जीन है आपके पास, ठीक है, क्या है, एक जीन है, उसके क्या है, अलग अलग हम कह सकते हैं, यानी कि एक जीन के दो रूप, कि भाई एक जो है यानी कि भाई कैसा है, वहां पे हम यानी कि आप ये मान लो कि एलील क्या हो जाता है, यानी कि एक जीन के आप दो रूप कह सकते हो। ठीक है, तो एलील या युग्म विकल्पी की जब मैंने आपसे बात की, क्या लिखा है कि जीवों में वो स्थित जीन, और मैंने जीन तो बताया भी क्या है, जीन क्या है, हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो जीने होते हैं यानी कि जीवों में स्थित जीन, जीन अभी पढ़ कर आए, मैंने बोला एलील क्या है, ये युग्म विकल्पी क्या है, युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा, यानी कि एलील क्या है कि भाई जीन जो है उसके रूप। ओके, तो क्या बोला गया यहाँ पे कि वैकल्पिक प्रकार, जैसे लंबा और बोना, लाल और सफेद, उसके अलग अलग रूप है ना। जैसे जुड़वा लोग जब हो जाते हैं, जैसे जुड़वा भाई बहन या जुड़वा भाई, एक तो बहुत समझदार है, जरूर थोड़ा दूसरा उतना समझदार हो, तो वैसे ही मान लो कि एक जीन जो है जो उसके अलग रूप हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रभावी गुण जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था क्या होता है, कि जब हम किसी यानी कि जब हम संकरण करवा रहे हैं उसके बाद पहली पीढ़ी में, ठीक है, यानी कि उसके बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में से दिखाई देने वाला लक्षण। अब फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि मैंने एक लंबा पौधा था और एक, अभी इसको समझेंगे हम पूरा एक्सपेरिमेंट को, ये जो आपका है यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इसको पूरा करके बताएंगे। अगर लंबे और बोने पौधे के मध्य संकरण कराएंगे तो क्या होगा, ये वो लंबे, और अगर हम एक बोने पौधे के मध्य अगर मैं बात करूं बेटा कि हम संकरण अगर यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है, करवाए तो उसकी पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे निकले, यानी कि ये लंबापन कैसा था, प्रभावित है, यानी कि प्रभावी गुण क्या हो गया कि जो अपने आप को प्रकट कर पाता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक। अप्रभावी क्या है, जो वहां पर था, जैसे मैंने बोला बेटा काला आपके पास रंग था, आपने हल्का सफेद मिलाया, नहीं दिखा, यानी कि वो होते हुए भी वहां पे नहीं था, यानी कि जो होते हुए भी वहां पे नहीं था, यानी कि वो अप्रभावी, यानी कि वो जो कमजोर था। क्लियर इतनी चीज, अभी और भी डेफिनेशंस मुझे करवाने हैं, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम तब इन डेफिनेशंस को साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर मेंडल की बात आई कि आखिर मेंडल ने 3 नियम जो दिए थे वो कौन से थे। तो भाई हमने क्या जाना, हमने जाना क्या है वंशागति, क्या है विविधता, फिर हम लोगों ने जाना कि भाई आके ठीक है ये तो हमने जान लिया, हमने जाना कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सारी चीजें एक साथ यानी कि जो जनक से आ रही है ना, वो सारी की सारी चीजें जो हैं, जो लक्षण है, चीज ना बोल के लक्षण बोल लेंगे कि भाई वो जो लक्षण है ना भाई सारे के सारे समान है ना बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स से ना बिल्कुल अलग है, तो लक्षण जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ये सब चीजें जाननी थी। तो उसके लिए भाई मेंडल जो थे उनका सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसी का अध्ययन उन्होंने ही स्टार्ट किया था, है ना। अब स्टार्ट किया तो उन्होंने भाई, जब ऐसे तो कोई भी नहीं कि भाई कल को हम बोले ये चीज ऐसे होती है, लेकिन बिना प्रूफ के आप क्या बोलोगे, है ना। जैसे भाई पुलिस कहती है कि सबूत चाहिए होता है, तो वैसे ही साइंस भी क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है कि भाई आप अपनी अगर बात बोल रहे हो तो किस बेसिस पे आप ये लाइन बोल रहे हैं, है ना। फिर वहीं पे मेंडल ने किया एक्सपेरिमेंट, किस पे किया, मटर के पौधे पे। सिर्फ मटर का ही क्यों चुना, और भी पौधे क्यों नहीं चुने, है ना। तो भाई वहां पे फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर उन्होंने ये चीज रीजन भी दी कि मटर का पौधा इसलिए चुना मैंने, इसमें ये सारे गुण थे। अब फिर नियम दिए उन्होंने, 3 नियम, कौन कौन से थे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, यार इनको प्लीज ना नोट डाउन करते चल लेना साथ साथ, है ना, वरना फिर आप नेक्स्ट वाले क्लास में बोल दो कि मैम वाले पॉइंट्स नहीं लिखे थे, स्लाइड्स नहीं मिली है। स्लाइड्स का भरोसा मत करना कि मैम, आप बोलते हो ना कि मैम स्लाइड्स नहीं मिली, आपने लिखवाया था बट हमारा नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, ये वो करके। ठीक, तो मैं पहले बोल रही हूँ कि जितने भी जो 7-7 पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, मैं लास्ट में स्लाइड दिखा दूंगी, और मैं ये भी बोलती हूँ कि साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि अगर कभी तुम्हें स्लाइड नहीं मिले तो भी तुम्हारे पास एटलीस्ट नोट्स लिखे हुए हो, है ना, और क्लास में इतना टाइम है तुम्हें दे देती हूँ कि तुम लिख पाओ। हाय गली, बहुत दिनों बाद भाई क्लास में। चलो, प्रभाविता का नियम सेकंड आ जाता है विसंयोजन का नियम।
अच्छा, विसंयोजन का नियम को और किसी नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम है? हाँ जी, विसंयोजन का जो नियम है इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, पता है किसी को? तीन नाम है इसके जिन नामों से ये जाना जाता है। हाँ जी, अभी देखा। वेरी गुड, बहुत सही। सिर्फ एक ही बच्चे को बताता है यहाँ पे। विसंयोजन का जो नियम होता है इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और यहाँ पे इसी को जाना जाता है किसके नाम से? आपका पृथक्करण का नियम के नाम से। क्लियर? याद रखना कि सेकंड वाला नियम इन नामों से जाना जाता है। एंड तीसरा नियम जो था वो था आपका कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो तीन नियम थे ये किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। यानी कि जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उन्होंने ये तीन नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का नियम जिसको युग्मकों की शुद्धता, ठीक है, और पृथक्करण के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। एंड लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। याद रखना यहाँ पे मेंडल का पहला और जो दूसरा नियम है, यानी कि बेटा ये वाला और ये दूसरा, यानी कि पहला और जो दूसरा नियम है किस पे आधारित है? एक संकरण क्रॉस पे आधारित है, ठीक है। किस पर? एक संकर क्रॉस या एक संकरण क्रॉस। और जबकि जो तीसरा वाला जो नियम है ये किसमें? द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि मेंडल का पहला और जो दूसरा नियम है वो किस पे आधारित है? एक संकर क्रॉस पे बच्चा। एंड जबकि जो तीसरा वाला यार वो किस पे आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पे। ये होता क्या है? एक संकर, द्विसंकर, जानेंगे धीरे धीरे, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। एक जीन की वंशागति, यानी कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे पहले और दूसरे नियम को। सबसे पहले हमने क्या बोला? क्या जाता है? प्रभाविता का नियम। चलिए, प्रभाविता का नियम। इस नाम से क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ इस नाम से क्या समझ आ रहा है? बताइए बताइए। क्या समझ आया? प्रभाविता, भाई नाम में क्या छुप रहा है? प्रभावी, यानी कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण होता है, याद रखना प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है, वो हावी होता है किस पे? अप्रभावी पे, ठीक। अब वही हमें जानना है कि आखिर कैसे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाता है। इसको लिखा है यहाँ पे कि एक संक्रिय संकरण जो आपका ये जो प्रभाविता का नियम इसी के अंदर आता है, ठीक है। उदाहरण लिया, उदाहरण इस नियम को समझने के लिए उदाहरण किसका लिया कि भाई एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य जब संकरण कराया, यानी कि जब एक शुद्ध लंबे, ठीक है, जब एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे, ठीक है, के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी, यानी कि जो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी, है ना, प्रथम पीढ़ी, यानी कि F1
यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे लंबे प्राप्त हुए। अब ये क्या खेल था भाई? अभी हम एक चीज पढ़कर आए थे, प्रभावी अप्रभावी, है ना? एक बार आ जाओ जरा उधर, प्रभावी और अप्रभावी। मैंने क्या बोला कि प्रभावी अपने आप को प्रकट कर पाता है जबकि अप्रभावी प्रकट नहीं कर पाता है। अब हम हर जगह ये लिख सकते हैं कि भाई ठीक है ये प्रभावी बाबर अप्रभावी, तो इनको समझने के लिए कुछ वो होते हैं नाम। जैसे अगर मैं बात करूं प्रभावी, मैंने पूछा मुझे ये बताओ कि लंबापन जो है वो कैसा लक्षण है, क्या वो प्रभावी है या वो अप्रभावी है? बताइए। हाँ जी बताइए, लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है या फिर अप्रभावी लक्षण है? जल्दी से बताइए। प्रभावी है, बिल्कुल, वेरी गुड। और प्रभावी के अपोजिट कौन सा लक्षण जाएगा भाई? अगर वो लंबा है तो उसके अपोजिट बोना ही जाएगा। तो बोनापन कैसा लक्षण हो गया? आपका अप्रभावी हो गया, है ना? ठीक है। अब याद रखिएगा कि आपका यहां पे जितने भी जो प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये प्रभावी हैं, जितने भी प्रभावी लक्षण होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लंबा है तो मैं इसको प्रदर्शित करूंगी कैपिटल टी से, मैं लंबेपन को स्मॉल टी से प्रदर्शित, यानी इसको वहां पे उससे डिनोट नहीं कर सकती। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अप्रभावी को मैंने बोला कि भाई बोनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण है, अब मुझे इसको डिनोट करना है कि मैं इसको किससे प्रदर्शित करूं, किससे दिखाऊं? तो याद रखिएगा ना मैं यहाँ पे ये स्मॉल डी ले सकती, ये गलत है, ना स्मॉल आर ले सकती इसके अपोजिट, कि भाई लंबेपन के लिए अगर मैं कैपिटल टी इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं यहाँ पे स्मॉल डी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड ये सब नहीं इस्तेमाल कर सकती मैं। ठीक है, याद रखना, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि कितने आप याद रख लोगे, नहीं याद रख सकते। तो इसी के अपोजिट, यानी कि जो लक्षण एक जोड़ा था लंबा और बोना, लंबेपन को अगर आप कैपिटल टी से लिख रहे हैं तो उसके अपोजिट जो लक्षण जाएगा, याद रखना सेम उसी लेटर का अपोजिट आप लेंगे। इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाती है कि अगर हमारा लंबापन जो है वो कैपिटल टी है तो जो बोनापन है वो हमारा कैसा है, अप्रभावी लक्षण है, और वो क्या हो गया आपका स्मॉल टी। क्लियर? याद रख चीजें क्लियर? अब एक चीज याद रखना, अब ये कैसे आपके ना दो तरीके से आप पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हो, दो क्या तीन तरीके से। कहीं पर आप ये देखेंगे, ठीक है, कहीं पे शायद ये शुद्ध बोने साथ में, और कहीं पे आप ये देखेंगे। ठीक है, क्या पता दो आपके प्रभावी एक साथ हो सकते हैं, दो अप्रभावी साथ में हो सकते हैं, और एक प्रभावी और अप्रभावी साथ में हो सकता है। तो जब आपके यानी कि इस तरीके से, यानी कि अगर वो दोनों ही एक जीन है, मैंने बोला एक जीन के क्या होते हैं भाई, दो अलग आप कह सकते हो भाई, वहां पे हम कह सकते हैं, हमें अभी हमने एलील पढ़ा था। तो अगर ये दोनों ही अप्रभावी है ना, तो ये दोनों अगर सेम है, दोनों ही कैपिटल टी है या दोनों ही स्मॉल टी है, तब हम इसको क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, तब हम इसको शुद्ध बोलते हैं। कि भाई अगर ये दोनों कैपिटल टी है, मैं बोल रही हूँ भाई ये शुद्ध लंब है, मैंने बोला दोनों स्मॉल टी है, मैंने बोला है तो शुद्ध, लेकिन बोना है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्मॉल टी है। अब मैंने बोला एक तो प्रभावी है और एक आपका अप्रभावी, यानी कि एक तो आपका कैपिटल लेटर है और एक आपका स्मॉल लेटर है। ठीक है, और यहाँ पे अब बात है कि मैम अब किसको हमें प्रदर्शित करना हो, क्या वहां पे कैपिटल टी को करना होगा या फिर स्मॉल टी? बेटा बेसिक है, समझ लो ध्यान से, पहले बता रही हूँ, नहीं समझोगे ना जब अभी आगे जब नियम चलते रहेंगे ना तब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही है। तो एक जो प्रभावी और एक जो अप्रभावी है, याद रखना कि हमेशा प्रभावी वाला, हमने एक लाइन सुनी है अभी कि वो हावी रहेगा अप्रभावी पर, तो इसको हम यानी कि जब एक कैपिटल यानी कि एक प्रभावी और एक आपका अप्रभावी, यानी कि अगर स्मॉल लेटर साथ में हो तो प्रभावी वाला हमेशा अप्रभावी होता है, सॉरी आपका प्रभावी वाला जो होता है वो अप्रभावी पे हमेशा भारी रहेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या कहलाया जाएगा, अशुद्ध। ठीक है, ठीक है, ओके है। अब आगे आ जाइए, हम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि जब एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोने पौधे के मध्य हमने क्या कराया, यहाँ पे संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, है ना, क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। आ जाइए अब यहाँ पे कैसे, अच्छा शुद्ध लंबा बोला है तो अगर मैं बात कर रही हूँ शुद्ध लंबे की,
तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एक बार जल्दी से बताइए। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ शुद्ध लंबे की तो क्या लिखना चाहिए? जल्दी से। वेरी गुड यार, ये जो अभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बोल रहे हो ना, नलायक को पिटोगे बहुत। तो शुद्ध लंबा बोला यानी कि दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी। ठीक है, अब किससे संकरण करा रहे हैं, यहाँ पे शुद्ध बोने पौधे से। ठीक, यानी कि स्मॉल टी। ये कौन है भाई, ये तो हमारे पेरेंट हो गए, जनक हो गए तो, है ना। अब यहां से क्या युग्मक निकल कर आया, अगर हम देखें तो भाई यहां से आया आपका कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहां से क्या आया आपका स्मॉल टी आया और ये स्मॉल टी आया। अब यहां पे आप कराएं क्रॉस तो किस तरीके से, अगर हम कैपिटल टी के स्मॉल टी से करा रहे हैं तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल। ये है हमारी F1 पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब हमने देखा चारों में ही हमारा क्या आया था, चारों में ही हमारा आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना, ठीक है। आगे भाई जिनको बातें करनी है यार क्लास से चले ही जाओ, क्यों रुक रहे हो फिर। शांति से कॉन्सेप्ट चलता हुआ अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें। तो यहां पर ये जो था आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अब ये क्या है भाई, मैं इसे शुद्ध तो नहीं कह सकती, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अशुद्ध। और अब मैं इसे लंबा बोलूंगी बोना बोलूंगी, जल्दी से बताओ, लंबा बोलूंगी या फिर इसको बोना बोलूंगी। लंबा, वेरी गुड भैया। बोना क्यों बोलूंगी गिरधर, अभी तो समझाया है बेटा, बोना क्यों बोलूंगी। मैंने क्या बोला है कि जब एक प्रभावी और अप्रभावी साथ में तो प्रभावी वाला हावी रहेगा अप्रभावी पे, है ये अशुद्ध, क्योंकि एक प्रभावी अप्रभावी मैंने बोला अशुद्ध है। लेकिन लक्षण को मैं क्या लिखूं, क्या वहां पे लंबापन लिखूं या वहां पे बोनापन लिखूं, तो कैसे होते हैं अशुद्ध लंबे। तो अगर हम देखें तो भाई सभी में हमें अशुद्ध लंबे, यानी कि F1 पीढ़ी में हम क्या कह सकते हैं कि सभी पौधे। ठीक है, यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे समान लंबे प्राप्त हुए, आप ये बोल सकते हैं, या अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हुई, जल्दी से बताओ, यहां तक ये चीज क्लियर है। नहीं भाई हम अकाउंट्स नहीं पढ़ाते। हाँ जी, बहुत सही। अब यहां पर था एक अपवाद इस नियम में, ठीक है, और इससे अगले वाले में भी, लेकिन वो क्या था, वो जस्ट हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे अभी लेक्चर में वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, अपवाद क्या था। अब ये तो बात किसकी थी भाई, एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी की बात थी, जहां पर हमें जितने भी, अगर हम बात करें जो भी हमने बात करी, जो यहाँ पे जो भी पौधा हमें प्राप्त हुआ वो कैसा था, अशुद्ध लंबे थे। ठीक है, अब आगे आ जाओ।
अब यहीं पर जब यहाँ पे तो क्या हुआ कि भाई पर परागण हुआ, अब जब यहीं पे ये क्या लक्षण आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब मेनल ने यहीं पे स्वयं परागण होने दिया, ठीक है, स्वयं परागण होने दिया, अब स्वयं परागण होगा, कैसे होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो रहा है, मैंने बोला स्वयं परागण, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये कौन है, अब यहां से युग्मक बनेंगे भाई, ये आ गया कैपिटल टी, यहां से ये आया स्मॉल टी, यहां पर आया आपका कैपिटल टी, यहां पर आया आपका स्मॉल टी, कराया क्या बेटा यहाँ पे भाई, संकरण करवा दिया, संकरण कराने के बाद में कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल, टाइम में क्यों प्रॉब्लम हो रही है के यादव, हाँ जी, टाइम में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, 5 से 7 क्लास चलती है आपकी बेटा, कोई और क्लास अटक रही है तो मुझे आप बिल्कुल बता सकते हो, उसी का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऐप पर क्लास नहीं मिल पाती, ओके चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी एक बार कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। चलिए, अब यहाँ पे क्रॉस कराना है, कर दोगे, कराओ। अगर आप, हाँ जी, कैपिटल टी और कैपिटल टी को करा रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी से। अब ये एक और क्लास हो रही है, कौन सी क्लास हो रही है प्रीति, कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी क्लास हो रही है, एक बार प्लीज मुझे बता दो, बिकॉज अगर आपके सेम टाइम पे 2 क्लासेस रहेंगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ऐसे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, लाइक मैम ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। ओके ठीक है, इसको मैं देख लेती हूँ एक बार, थैंक यू बताने के लिए। ओके, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी यहाँ पर आ जाए, तो अगर हम कैपिटल टी की कैपिटल टी से करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा दोनों पर, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी के स्मॉल से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ पे कराओ, ठीक, यहाँ पर ये, अभी तो चीजें आसान लग रही होंगी ना, है ना, है ना, अभी तो आगे और चीजें नहीं, मैंने क्या बोला, ये जो नियम था ये एक अपवाद है, अभी आगे पता लगेगा कैसे है, बहुत सारी चीजें आनी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे कैपिटल टी ये आया है, ये कितना था हमारे पास, 1 आया, हमने वहीं पर देखा कि ये जो आए ये 2 आए, ये रहा, ये 1 था अकेला, ये 2 थे और ये अकेला था, ठीक, इस तरीके से अनुपात सा एक निकल कर आया, है ना। तो ये क्या है, शुद्ध लंबा, ये है अशुद्ध लंबा और ये है शुद्ध बोना पौधा, और जो अनुपात निकल कर आया है वो आया है 1:2:1। अब यहाँ पे आप अनुपात भी 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक आप पढ़ेंगे जीनोटाइप, जीन प्रारूप जिसको हम कह देते हैं, एक आप पढ़ेंगे यहाँ पे फिनोटाइप। मैंने बोला कुछ कुछ डेफिनेशंस आपको साथ साथ मिलती हुई चलेंगी क्लास में। फिनोटाइप को हम बोल देते हैं समलक्षणीय अनुपात, जबकि जीनोटाइप जो होता है उसको हम बोल देते हैं जीन प्रारूप, ठीक है, और फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप या फिर समलक्षणीय अनुपात भी हम लोग कह देते हैं। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है जीनी संरचना का अध्ययन, फिनोटाइप बोले तो बाहरी लक्षणों का अध्ययन, यानी कि फिनोटाइप में हम क्या करते हैं, सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखते हैं, ठीक, किसको देखते हैं, बाहरी लक्षणों को। कैसे, बात आई कैसे, है ना। तो बेटा अगर कोई भी कोर्स लेना है तो आप डाउटनट का जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, एंड जो भी आपको कोर्स लेना है आप वो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कैसे, अब हमने देखा कि भाई अनुपात तो यहाँ पर भी आया है, तो ये जीनोटाइप अनुपात और ये फिनोटाइप अनुपात आखिर होता क्या है,
है ना, जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात क्या है। मैंने बोला जीनोटाइप तो जीनी संरचना का अध्ययन है और फिनोटाइप जो है ये बाहरी संरचना का अध्ययन है। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे लिया था, है ना, कि जब हमने वहीं पे स्वयं परागण होने दिया तो ये कौन सी पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें F2 पीढ़ी में हमें सारे के सारे पौधे कुछ इस तरीके से प्राप्त हुए थे, यानी कि जो भी लक्षण थे हमने पीछे की तरफ लिख दिए यहाँ पे, है ना। अब मैंने बोला इसको ऐसे समझो, जीनोटाइप फिनोटाइप को, चार लोग हैं, है ना, 4 इंसान हैं। अब 4 लोग जो है वो मान लो कि 4 लोग साथ में खड़े हैं या फिर सामने से आ रहे हैं। तो एक जो है उनमें बहुत ज्यादा लंबा है, मैंने बोला, और जो 2 इंसान हैं उनकी हाइट सेम है लेकिन उस लंबे वाले से थोड़े से छोटा है ना, और एक तो बहुत ही बोना सा है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम देख कर आए हो कितने लोग, आपने बोला मैम 4 लोग थे। मैंने कहा अच्छा कैसे कैसे, आपने बोला कि मैम वो तो 3 तो लंबे हैं, एक बोना सा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3 लंबे एक बोना, ठीक है। मैंने बोला आप वापस जाओ और ये देख के बताओ मुझे कि क्या उनकी हाइट सेम है। आपने बोला नहीं मैम, एक तो बहुत लंबा है, 2 की सेम है और एक बहुत बोना सा है। तो जब आपने इस तरीके से चीजों को देखा तो ये क्या था, जब हमने चीजों को देखा, हमने जब बाहरी लक्षण देखा कि भाई लंबे थे, है ना, एक बोना था, 3 लंबे थे, ये चीज। और हमने देखा कि भाई क्या सच में, क्या वो लंबे जो थे तीनों, वो तीनों की सेम हाइट थी। आपने बोला नहीं मैम अलग थी। तो इस तरीके का होता है जीनोटाइप। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब हम इस तरीके से कि शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे कितने, यानी कि इस तरीके से हम जब चीजों को देखते हैं और ये जो अनुपात आया है क्या है, क्या ये फिनोटाइप है या फिर ये जीनोटाइप है, बताइए। क्या ये अनुपात जो है वो जीनोटाइप अनुपात है या फिर ये अनुपात जो है वो फिनोटाइप अनुपात है? जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा अनुपात है, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप? जीनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। नीरज कहां से फिनोटाइप है भाई? डॉक्टर नितेश फिनोटाइप है। अच्छा उत्कर्ष फिनोटाइप। बेटा बहुत पिटोगे, इतनी चीज समझ नहीं आ रही। आप बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हो? मैंने बोला शुद्ध लंबा कितना, 1। मैंने बोला शुद्ध लंबे कितने, 2 हैं, तो लंबे ही है ना। अभी मैंने बोला शुद्ध बोना 1, और यहाँ पे क्या बोला कि सिर्फ देख के अगर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है भाई इतने लंबे इतने बोने, आपने ये देखा कि सेम हाइट के हैं या कैसे हैं, अलग अलग हैं, है ना। ठीक है, तो यहीं पर जब आप इस तरीके से देखते हैं कि शुद्ध लंबे कितने आए, शुद्ध बोने कितने आए, अशुद्ध लंबे कितने, क्योंकि अशुद्ध बोना तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब आपने इस तरीके की चीजों को देखा तो इस तरीके का जो अनुपात निकल कर आता है, ये अनुपात हमारा कहलाया जाता है जीनोटाइप अनुपात। और वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने लंबे हैं टोटल, आप बोलोगे मैम 3 लंबे हैं, ये रहा 1 और 2 ये रहे 3। मैंने कहा आपने बोला मैम 3 लंबे और 1 बोना। जब हमने सीधा बोला, मैंने कहा शुद्ध अशुद्ध मत बताओ, एक काम करो मुझे ना सिंपल इतना बता दो कितने लंबे हैं कितने बोने। आपने बोला हम 3 लंबे 1 बोना। तो मैंने बोला ये जो अनुपात है, जहां पे मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि शुद्ध है अशुद्ध है या फिर कैसे हैं, तो बस मैंने पूछा लंबे और बोने का अनुपात बता दो। जब आपने इस तरीके से बाहरी लक्षणों को देखा तो ये अनुपात आपका कहलाया जाता है फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप, और इसको समलक्षण अनुपात भी कह देते हैं। और याद रखना कि जीनोटाइप जो है इसको हम जीन प्रारूप भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कैसा है जीनोटाइप, ये कैसा है फिनोटाइप। तो हम कह सकते हैं कि जो मेंडल का जो एकल संकरण यानी कि एक संकरण जो प्रयोग था, उसमें हमें ये कह सकते हैं कि भाई 75% लंबे प्राप्त हुए और 25% बोने पौधे प्राप्त हुए। क्या ये मैं कह सकती हूँ? हाँ या ना कह सकते हैं, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही। अब यहीं पर ये समझ आ गया, अच्छे से बड़े तरीके से आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? तनु बेटा ये अनुपात कहां से आ गया अभी?
क्लियर है? फटाफट बोल दो यस मैम, क्लियर। बहुत सही, बहुत सही। अब आ गया हूं। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, मन का ये जो है एक अपवाद है। क्यों? तो यहीं पे आपका ना एक, अगर मैं बात करूं, एक आएगा टॉपिक अपूर्ण प्रभाविता, उसको पढ़ेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। समझ तो हमने पूरा लिया है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। प्रभाविता का नियम क्या बोल रहा है कि जब एक जोड़ी या दो जोड़ी अधिक विपर्यासमय लक्षणों के बीच संकर कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, पौधे के केवल एक ही लक्षण संतान उत्पन्न रहते हो और उत्पन्न होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण और अभिव्यक्ति नहीं देने, यानी कि आपका यहाँ पे जो अगर एक प्रभावी या अप्रभावी, तो प्रभावी लक्षण जो होता है वो हावी होता है अप्रभावी पर। ठीक है, अब प्रभावी लक्षण का F1 पीढ़ी में, हमने F1 पीढ़ी में देखा था कि लंबापन जो था वो बोने पे हावी था, उत्पन्न होना ही प्रभाविता का नियम था। ठीक है, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अनुसार क्या होता है कि जब दो विपर्यासी लक्षण वाले कि एक लंबापन था एक बोनापन था, उन जनकों के जोड़ों के मध्य जब हमने संकरण यहाँ पे, यानी कि भाई हम बात करें क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल करवाया था, तो वहां पर पहली पीढ़ी में हम क्या देख रहे हैं कि भाई यानी कि अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में छुप जाते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में अलग होकर स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अप्रभावी लक्षणों को F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से पुनः अभिव्यक्त होने की क्रिया को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसको युग्मक की शुद्धता का नियम इसलिए कहा है बिकॉज क्या होता है, यहाँ पर आपका जो युग्मक होता है वो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है कि अगर वो शुद्ध लंबा है तो वो शुद्ध लंबा ही है, और वो शुद्ध बोना है तो शुद्ध बोना ही है, अशुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आया आपका एक अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण का मतलब क्या है? जो पूरा ना हुआ हो, है ना। दोबारा करा दूं, लास्ट में एक बार रिवाइज करा दूंगी, है ना। अगर मैं आपको अब 1 घंटे का वापस दोबारा कराने लगी तो अगले 1 घंटा हम यही पढ़ेंगे। फिर मैम बहुत जोर से भूख लग रही है, अभी बना रही हूँ तेरे लिए खाना, आके बहुत जोर से भूख लग रही है, शर्म तो आ नहीं रही है ना। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? अपूर्ण का मतलब जो पूरा ना हो, यानी कि यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब आ रहा है, क्लियर है? तो क्या बोलते हैं कि मेंडल के प्रयोग में चयन की गई 7 जोड़ी लक्षणों में से एक एलील पूर्ण रूप से प्रभावित तथा दूसरा अप्रभावित था। हमने ये देखा कि भाई जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया, 7 जोड़ी लक्षण लिए, जिसमें से क्या थे, 7 प्रभावित थे और 7 जो थे वो अप्रभावित थे, है ना। अब लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। मैंने क्या बोला कि वो जो प्रभाविता का नियम हमने देखा, हमने क्या बोला कि भाई वहां पे एक अपवाद है। वहां पे हमने समझा क्या नियम है, हमने बोला एक अपवाद है, वो अपवाद मैंने बोला आगे क्लियर होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि विपरीत जोड़ों के गुणों में से एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले याद रखना, जो आपका एक गुल अब्बास, ठीक है, ये जो फूल है, ठीक है, यानी कि गुलअब्बास आपका एक पौधा है, तो इसके लाल और सफेद फूल वाले पौधों को ध्यान से देखो, इसके लाल, ये ना यानी कि लाल है, रेड है, तो हमने इसको कैपिटल R से लिख रखा है, यहाँ पे दोनों कैपिटल है, और उसके आपके सफेद रंग, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे यदि हम गुलअब्बास के लाल और सफेद फूल वाले पौधों के मध्य हम क्रॉस कराएंगे, हमने यहाँ पे करा के देखा भाई, ठीक है, यहाँ से ये युग्मक आया, तो हमने क्या देखा कि भाई वहां पे लाल रंग सफेद पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ। यानी कि भाई अगर हम मेंडल का देख रहे हैं, है ना, अगर हम मेंडल का देख रहे हैं तो मेंडल ने क्या बोला था, याद कीजिए, मेंडल का जब प्रभाविता का नियम दिया था कि प्रभावी लक्षण जो है वो हावी हो रहा था किस पे, अप्रभावी वाले पे। यानी कि अगर वो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना था तो वो जो शुद्ध लंबा है वो हावी था किस पे, आपका अप्रभावित। यानी कि शुद्ध आपका कैसे आया वहां पे कि भाई वो जो लंबापन था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी था, हमें सारे शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, ठीक है, और सारे समान लंबे थे। लेकिन हमने बोला कि यदि हम गुलअब्बास के लाल फूल और सफेद फूल के मध्य अगर संकरण करा रहे हैं तो मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, हाँ जी 4 o'clock सही है ना, तो वहां पर जब हमने क्रॉस कराया था तो हमने देखा कि भाई लंबापन अप्रभावी, यानी कि लंबापन जो कि प्रभावी था वो अप्रभावी पे हावी था। तो यहाँ पे तो यही होना चाहिए था कि नहीं, यानी कि अगर हम एक लाल को और एक सफेद को, ठीक है, अगर हम क्या करा रहे हैं वहां पे मिक्स करा रहे हैं, यानी कि भाई अगर वहां पे क्रॉस करा रहे हैं, तो ये मानो कि अगर हमने
लाल यानी कि जो कि प्रभावी है और सफेद जो कि आपका अप्रभावी, इनके मध्य अगर हमने क्रॉस करा तो फिर तो हमें मेंडल के नियम के अनुसार प्रभाविता का नियम जो है उसके अनुसार तो हमें कैसे प्राप्त होना चाहिए था, उसके अनुसार तो हमें सारे पौधे लाल प्राप्त होने चाहिए थे, है ना। लेकिन वहां पे क्या नहीं मिले, हमें लाल नहीं मिले, यानी कि तो हम यहाँ जब हमने क्रॉस कराया तो हम देखेंगे लाल रंग जो है वो सफेद पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हुआ है, यानी कि इसी कारण F1 यानी कि जिसकी पहली पीढ़ी आई, ठीक है, उसमें फूलों का रंग लाल के बजाय, ठीक है, यानी कि बजाय लाल के लाल एवं सफेद का, क्योंकि लाल और जब हम सफेद को मिक्स कर देते हैं तो कौन सा रंग बनता है वहां पे, बिल्कुल आपका गुलाबी रंग बन जाता है ना। तो गुलाबी वहां पर आया और F2 पीढ़ी में इनका समलक्षणी एवं समजीवी अनुपात ये आया क्या कि भाई एक तो वहां पे लाल हुआ, दो गुलाबी हुए और एक आपका सफेद आया, ठीक है। तो ध्यान से देखें अब इसको, हाँ जी, यहाँ पर तो ये थी जनक पीढ़ी। तो हमने जब इसके लाल और इसके सफेद पौधे के मध्य संकरण कराया तो यहाँ पर हमें F1 में कैसे मिले भाई, सारे ही गुलाबी मिले। मेंडल के नियम के अनुसार तो हमें कैसे मिलने चाहिए थे, सारे के सारे लाल मिलने चाहिए थे, लेकिन वो लाल नहीं मिले, यहाँ पे कैसे मिले, गुलाबी मिले। ओके और फिर जब F2 पीढ़ी में गए तो यहाँ पे क्या देखा कि भाई लाल भी थे, यानी कि अनुपात क्या निकला, अनुपात निकला 1:2:1, ठीक है, यानी कि लाल और दो गुलाबी और एक सफेद, ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ। और यही अनुपात क्या था, यानी कि आपका यही नियम क्या था आपका, अगर हम बात करें इस प्रभाव को, अपूर्ण प्रभाविता। क्या यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है, हाँ जी, यहाँ पे ये चीज क्लियर है। 10th क्लास में पढ़ा था बट वो बहुत ही कम था, अभी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में आपका अपूर्ण प्रभाविता आता भी नहीं है। क्लियर यहां तक? तो ये अपवाद है क्योंकि मेंडल बोल के गए थे कि प्रभावी रहेगा, लेकिन यहां तो पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब यहीं पर आपका नेक्स्ट आ जाता है कौन सा वाला भाई, हमने ये दोनों नियम देख लिए हैं, अब इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं कौन सा वाला, आपका तीसरा नियम, जो कि है कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां पर आज मैं इसके लक्षण बताऊंगी, उसको पूरा क्रॉस कराकर दिखाऊंगी, लेकिन इसके आगे का जो भी होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हुए हैं, वो हम कल क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इसका क्रॉस हम कर लेते हैं ताकि हमारे आज की क्लास में तीनों के तीनों नियम एक तरीके से पूरे हो जाए, इनका क्रॉस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था और ये किस पर आधारित है, द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। पहला वाला जो है, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पर आधारित है, एक संकर क्रॉस पे, जबकि जो तीसरा नियम है वो द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। लास्ट में दिखा दूंगी बेटा स्लाइड, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, यानी कि यहाँ एक जीन की वंशागति हमने देखा, अब दो जीन की वंशागति, यानी कि सिर्फ एक ही लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, दो लक्षण। वहां पे हमने देखा अगर लंबापन है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अब दो जोड़े लिए जाने वाले हैं, कौन कौन से, यहाँ पे हम लेंगे किस किस को भाई, इसको समझने के लिए कि आपका ले सकते हैं, एक तो चलिए बताइए किसका लेंगे, गोल और झुर्रीदार बीज, गोल व झुर्रीदार बीज, ठीक है। नहीं आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर कल ही कंप्लीट होगा, ठीक है, चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे पीला व हरा रंग। अब अगर हम देख रहे हैं गोल और पीले जो हैं ये हमारे प्रभावी लक्षण हो जाते हैं, ठीक, और झुर्रीदार और जो हरा है ये हमारा अप्रभावी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी प्रभावी वाले थे उनको एक तरफ लिख लिया, यानी कि गोल व पीले बीज, ठीक है,
झुर्रीदार व हरे, और हमने अप्रभावी को एक तरफ लिख लिया। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है भाई, गोल है तो कैपिटल आर, यानी कि गोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आपका कैपिटल आर से, और पीला आपका कैपिटल वाई। ठीक, झुर्रीदार जो है वो आपका स्मॉल है और हरे के लिए हम स्मॉल वाई, बिकॉज गोल का अपोजिट कौन था, झुर्रीदार था, इसीलिए गोल अगर हमारा कैपिटल आर है तो वो शेप ही तो है झुर्रीदार, तो उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। जबकि अगर जो पीला रंग है, क्लियर, वो जो पीला रंग है, ठीक है, यहाँ पे तो ये ही जो है आपका क्या हो जाता है, इसके अपोजिट कौन सा है, हरा, यानी कि वो कैसा हो जाता है, स्मॉल वाई हो जाता है। क्लियर, नोट कर लेने दो मैम, कर लो भैया, नोट कर लो। कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अब यहां पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एंड अगर हम क्रॉस करा दें तो हमारे पास ये निकल कर आया कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। खेल अब तो शुरू हुआ है ना, खेल तो अब शुरू हुआ। चलो, अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी, क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो कैपिटल आर है और ये जो स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई, ये F1 पीढ़ी में आया है। अब इससे हम क्या करें, मैं पहले बोल रही हूँ भैया पीडीएफ के भरोसे मत बैठा करो कि मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। मैं बोलती हूँ डाउटनेट का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी आप बोलते हैं मैं मिल नहीं पाया, तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्लास के साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। और इतना फास्ट हम भाग नहीं रहे कि आपको टाइम यानी कि नोट करने का टाइम ना मिले, और अगर आपकी इतनी स्लो स्पीड है तो फिर तो बेटा क्या कैसे काम चलने वाला है। क्लास के बाद भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ठीक, अब हमें इससे क्या बनाना है, अब हम इससे चार ऐसे युग्मक बनाएंगे जो अलग होंगे। जैसे एक बार हमने कैपिटल आर को अगर हम कैपिटल वाई के साथ ले लेते हैं, और एक बार कैपिटल आर को ही स्मॉल वाई के साथ, फिर एक बार स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी कि देखो हमने कैसे लिया कि एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई के साथ ले लिया, फिर एक हमने एक कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लिया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ले लिया, स्मॉल आर और स्मॉल, तो ये चार हमें युग्मक मिले। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम करवाते हैं इसका क्रॉस, तो इस तरीके से फटाफट से आप भी अपनी कॉपी पे बना लो यार। ठीक है, ये जो आपने चार लिखे हैं लिख लीजिए इनको यहाँ पे। ठीक, ठीक है, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई सेम आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इनको क्रॉस कराना है। पहले आप क्या करेंगे, हाँ जी, पहले आप क्या करेंगे, इसके इन चारों से कराएंगे, देन इसकी इन चारों से कराएंगे, फिर तीसरे वाले की और लास्ट। इस तरीके से आपको एक कॉलम भरना है, फटाफट से भरिए इस कॉलम को, जल्दी से, फटाफट से इसको फटाफट से ऐसे बनाइए।
जल्दी से। चलो कराए। टेबल समझ नहीं आता, इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सा टेबल है। जो खेल है बस, अगर आपने ये वाले युग्मक सही से बना लिए, ठीक है, तो आप इस टेबल को क्रॉस कराने में बिल्कुल दिक्कत नहीं। दिक्कत तो यही आनी चाहिए आपको कि मैम ये कैसे कराते हैं। हमने क्या किया है कि भाई शुद्ध जो यानी कि जो आपके प्रभावी लक्षण के उनको इस तरफ लिख लिया, अप्रभावी जो होते हैं हमने उनको इस तरफ लिख लिया, है ना। प्रभावी वाले जो हैं वो कैसे हैं आपके, कैपिटल आर क्या है गोल, वाई क्या है पीला रंग, ठीक, दोनों प्रभावित इसलिए कैपिटल लेटर, झुर्रीदार स्मॉल आर और हरा स्मॉल वाई, क्योंकि ये दोनों ही कैसे अप्रभावी है। यहां से क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई। टाइम दे रही हूं, उतना जिन बच्चों को समझ आ गया वो अपना चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर ये हमारे F1 पीढ़ी में ये निकल कर है कि गोल और पीले बीज मिले। अब यहीं पे अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर इधर आ जाइए फटाफट से, हमने बोला इससे अब हमें F2 पीढ़ी में जाना है। इससे हमने 4 ऐसे युग्मक बनाए, क्या हो गया कि जो बिल्कुल अलग एक दूसरे से अलग थे, ठीक। हमने ऐसे लिख दिया पूरा अच्छे तरीके से। अब हो गया ना नॉर्मल। अब यहाँ पे आओ, कैपिटल आर की अगर आप कैपिटल आर से कराते हैं तो भैया क्या हो जाता है, दोनों कैपिटल आर हो जाते हैं। और वाई की अगर करा रहे हो तो दोनों ही कैपिटल वाई हो जाते हैं। मैंने बोला हमें इसकी इन चारों से करानी है ना, सेम हमें नीचे यही चीज फॉलो करनी है। कैपिटल आर की अगर आप कैपिटल आर से करा रहे हो तो दोनों कैपिटल आर हो गए, और कैपिटल वाई की स्मॉल वाई से कराए तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और कैपिटल वाई की अगर आप किससे करा रहे हो कैपिटल वाई से, तो भाई सिंपल सी बात दोनों कैपिटल वाई हो गए, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। पहली लाइन कंप्लीट। सेकंड में कैपिटल आर दोनों कैसे हैं भाई, एक कैपिटल एक स्मॉल है। नेक्स्ट दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई है, लेकिन वहां पे है ना, ठीक है। नेक्स्ट एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कैपिटल आर है एक आपका स्मॉल आर हो गया, और एक आपका यहाँ पे दोनों ही ये कैपिटल वाई है। नेक्स्ट में देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे वाले में तो दोनों ही स्मॉल आर हैं एंड दोनों ही कैपिटल वाई हैं। लास्ट में दोनों स्मॉल आर एंड एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। नेक्स्ट में दोनों स्मॉल आर हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल, एंड दोनों स्मॉल आर हैं एंड दोनों ही स्मॉल वाई हैं, ठीक है। ये जब हमने करवाया तो कुछ इस तरीके से आया। अब हमें जानना है कि कौन सा लक्षण आखिर किस तरीके से है। सबसे पहले इस वाले को पकड़ते हैं। अब इस शुद्ध अशुद्ध को मत देखो, अभी मैं शुद्ध अशुद्ध को नहीं बोल रही हूँ आपसे, वापस सुन लो। मैं वापस बोल रही हूँ कि शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखना है अभी आपको। अभी जितना सिंपल हम जो पढ़ते हुए चल रहे हैं उसको ध्यान दो, जितना मैं कह रही हूँ। याद है ना 2 तरीके से अनुपात निकल कर आया था, जीनोटाइप फिनोटाइप। अभी सिर्फ फिनोटाइप की तरफ सोचो, सिर्फ बाहर से देखो कि कौन सा गोल पीला क्या है। तो ये कैसा है, दोनों कैपिटल आ रहे हैं। मैंने पहले बोला शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखना, मैं देखना सिर्फ शेप कैसी है। तो गोल और पीले बीज, है ना। तो पहला लक्षण हमें क्या मिला है कि गोल व पीले बीज, ठीक। अब देखते हैं कितने, तो भाई एक हो गया, दोनों कैपिटल आ रहे हैं, यानी कि गोल तो है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। और मैंने बता रखा है जब एक कैपिटल वाई यानी कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण साथ में होता है तो क्या होता है, जब एक प्रभावी और अप्रभावी साथ में हो कि प्रभावी वाले लक्षण को माना जाता है, यानी कि ये कैसा हो गया गोल और पीला 2, ठीक। नेक्स्ट ये कैसा है गोल और पीला, लिख लीजिए 3। ये भी गोल और पीला 4 हो गया। आगे आ जाइए, गोल और पीला कितना 5। ये क्या है कैपिटल आर तो है, यानी कि गोल तो है, लेकिन दोनों ही स्मॉल वाई है।
अब वो दोनों स्मॉल y है तो मैं यहाँ पे इसको पीला तो नहीं कह सकती, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हरा बोलेंगे। तो यानी कि हमें एक लक्षण और मिला है जो कि है गोल व हरे बीज का। ठीक, तो इसको हम किसी और कलर से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपना गोल और हरा एक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। एग्जाम में आप ऐसे नंबर डाल के नहीं आएंगे पेन से। एग्जाम में जब भी आप इसको कर आएंगे, या तो आप पेंसिल से हल्का सा लिख लेंगे, उसको बाद में रब कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में गलती ना हो, लेकिन डायरेक्ट पेन से इस तरीके से आप वहां फिल करके नहीं आएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए इन चीजों को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोल और पीला। कितने हो गए अभी तक, 5 थे, यानी कि छठा हो गया। नेक्स्ट गोल और हरा एक और मिल चुका है, तो उस पर लिख देते हैं नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गोल और पीला मिला भैया यहाँ पे, हाँ जी 7वां मिल चुका है, गोल और पीला 8। नेक्स्ट है दोनों स्मॉल है, यानी कि वो झुर्रीदार है ना, झुर्रीदार और पीला। तो एक नया लक्षण और मिल गया, कौन सा, झुर्रीदार व पीले बीज। क्लियर है। तो ये कितना है भाई, ये 1 है, तो उसको थोड़ा लिख देते हैं 1। वैसे आपको येलो कलर दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट, मैंने जानबूझ के येलो चूज किया वहां पे। ठीक है, दोनों झुर्रीदार और पीले 2 हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट है गोल और पीला, ये हो गए 9। नेक्स्ट है गोल और हरा, ये हो गए 3। ठीक है, नेक्स्ट है झुर्रीदार और पीला, ये भी हो गए 3। एंड यहाँ पे एक ही लास्ट बचा है, झुर्रीदार और हरा, तो एक और लक्षण मिल चुका है, झुर्रीदार व हरे बीज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला क्या लक्षण है, गोल व पीले बीज। भाई गोल, भैया वही तो बता रही हूँ, फिनोटाइप भी तो बता रही हूँ, सुन तो लो पहले इसका। ठीक है, गोल व पीले बीज का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या निकल कर आया आपका, भाई यहाँ पे गोल और पीले बीज कितने हैं, 9 है, ताकि यही हमें अनुपात लास्ट में लिखने में आसान है, इसलिए हमने नंबर्स डाले थे, है ना। फिर यहाँ पे देखें क्या है, गोल और हरे कितने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो गया भाई यहाँ पे आपका, झुर्रीदार और पीले कितने हैं, 3, झुर्रीदार और पीले 3। नेक्स्ट है झुर्रीदार और हरा, वो तो सिर्फ एक ही था बेचारा कोने में बैठा हुआ, है ना। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जो अनुपात निकल कर आया है वो आया है 9:3:1, यानी कि 9:3:3:1। तो ये जो अनुपात है, ये कौन सा अनुपात है, ये है फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, और जीनोटाइप कैसे निकलेगा, बस वही आपको कर लेना है, शुद्ध और अशुद्ध को देखना है। ठीक है, कि कितने शुद्ध हैं, कौन से आपके अशुद्ध हैं, यानी कि ये शुद्ध गोल और पीला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें देखनी है, और आप इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हो, बट फिलहाल हम फिनोटाइप पे रोक रहे हैं। जीनोटाइप जैसे हमने इसे पहले वाले का निकाला, वैसे इसी का, हर किसी का जीनोटाइप ऐसे निकलना, हर किसी का फिनोटाइप ऐसे निकलना है। आज की क्लास को हम इसी पर आके स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे और भी जो पॉइंट्स हैं वो हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें सह प्रभाविता भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आनुवंशिक विकार बचा हुआ है, लिंग निर्धारण पड़ा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी तो सिर्फ, है ना। अभी इसकी भी कुछ चीजें जाननी है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो अभी के लिए यहीं रख रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से प्लीज बता दीजिए। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, क्लास 5 बजे। अब पूछ लो भैया क्लास कितने बजे होती है, मैम ये कब पढ़ाया जाता है, मैम वो कब पढ़ाया जाता है। हाँ जी, मैं कब कब पढ़ाती हूँ, मैं वैसे हर क्लास में बता देती हूँ। मंडे एंड ट्यूसडे को मैं पढ़ाती हूँ, यानी कि आज पढ़ा आपको क्लास हो चुकी है आपकी, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल और मैं आपको पढ़ाऊंगी 5 बजे। ठीक है, और बताइए बेटा, टेलीग्राम पे ये इसके पीपीटी का पीडीएफ बना के हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता कि आपको मिल गया है नहीं मिला है, मैं भूल दूंगी। अगर ये आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि प्लीज क्लास में इनको नोट डाउन किया करो, जितने भी आपके
जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप क्लास में ही लिख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ट्राई करो कि क्लास के साथ साथ नोट्स आपके कंप्लीट हो जाए। हम देखो इतना तेजी से नहीं भाग रहे हैं कि बस आप क्लास में लिख ही नहीं पा रहे हो या फिर मैं आपको सिर्फ प्रोवाइड कर जाऊँ सर बेटा इनको लिख लेना, ऐसा भी नहीं हो रहा है, आराम से आप लिख सकते हो। थैंक यू सुहेल। हो गया। पूरे हफ्ते क्लास नहीं चलती है, क्लास सिर्फ 2 दिन ही चलती है, बट डोंट वरी, जैसे आपके एग्जाम आएंगे है ना, तब अभी हम बहुत चीजें करने वाले हैं, क्लास शायद बढ़ जाए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करानी है। अभी तो हम पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हुए हैं अभी तक, है ना, तो आपके लिए जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनके लिए ये खासियत है कि उनका रिवीजन हो रहा है, एंड जिन्होंने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये अच्छा है कि भाई चलो पढ़ तो रहे हैं इस बहाने, एंड जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तब और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जीनोटाइप क्या है बेटा, यही तो बताया। जीनोटाइप क्या होता है कि जीनी संरचना का अध्ययन, ठीक है, जब हम उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं क्योंकि वो हमारा क्या होता है, जीन अनुपात होता है। फिनोटाइप क्या हो जाता है कि किसी का बाहरी लक्षणों को देख के अनुपात निकालना, ठीक है। राजपाल बेटा आप यही सोच के बैठे हो कि मैम ये वाला चैप्टर कम समझ में आता है, तो वो कम ही समझ में आएगा, याद रखना। आप जैसे चीजों को सोच रहे हो, आपने सोचा कि नहीं भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं अच्छी परसेंटेज ला सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ले आओगे। लेकिन अगर आपने यही सोच के रखा है कि भाई है ना कि भाई मैं मैम नहीं पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ सकता, आपने सोच के बैठोगे आप पढ़ ही नहीं सकते, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो नेगेटिव तो चीजें हम अपने दिमाग में नहीं लानी है। आप ये जितने भी बच्चे हैं क्लास में, आपको बस यही सोचना है कि मैम मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, यही चीज आपको सोच के रखनी है एग्जाम तक। किसी के कहने से खुद को डिमोटिवेट मत करो। अब ये नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है, पढ़ ले तो बोल रहे क्या, अरे नहीं हमें तो मैम ने बोला। पढ़ो है ना, एंड अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत करो और खुद को डीमोटिवेट मत करो तुम। आई समझ? शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग हो, ऑब्जेक्टिव हो, जितने भी क्वेश्चंस है, कहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये मैं तभी बताऊंगी जब आपके क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट होंगी, है ना। तो क्वेश्चंस की क्लास तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे मैं बताऊंगी। जब वे ये पता है वैसे कब होगी, जब आपके सारे चैप्टर्स को हम एक बार सारा रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपकी जितनी भी जो क्वेश्चन की क्लासें हैं कि भाई मैम कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कौन से वेरी शॉर्ट, कौन से शॉर्ट, वो हम तभी करेंगे। केमिस्ट्री क्लास और बेटा इन आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री क्लास बहुत जल्दी हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, फ्राइडे कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई थी। किसी लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी नियम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो इतने आसानी से नियम पढ़े, जब आप मेरे साथ साथ करते, मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही थी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि मैम हाँ भाई मैम इसका ये है, ठीक है, आपको खुद से चीजें आ गई थी भाई ठीक है यहाँ पे ये होता है ना। तो मैं जितनी भी क्लास में जो होता है, मैंने आपको क्यों बोला कि अपने कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एंड अभी इन नियमों को एक बार क्लास के बाद खुद से करके देखना, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके आगे का टॉपिक हम इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो आपका टॉपिक है जो स्टार्ट हम लोग करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड फिर टॉपिक बीच में रह जाएगा, तो हम इसलिए उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि कल वाली क्लास में उस टॉपिक से ही स्टार्ट कर दें एंड हमारा कल चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे एंड सैटरडे को आपके फिजिक्स की क्लास लगेगी अब से, है ना, तो इसीलिए आपकी लास्ट फ्राइडे भी बायोलॉजी क्लास नहीं हुई थी। और कोई क्वेश्चन? बेटा अभी तो बताया है यार, 5 PM मंडे एंड ट्यूसडे, 2 दिन ही मैं आपको लाइव मिलती हूँ, ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे को। राजीव तुम तो आईडी लेते रहना, ज्योति अपनी आईडी दे दो, ये बता दो वो बता दो, है ना। हाँ जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, अभी तो बताया है। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है। अभी तो ये मान लो अपने हम चैप्टर में आधा भी नहीं पहुंचे हैं, कल वाली क्लास में जो चीजें बची हैं वो अभी पूरी करनी है हमें। अभी तो मेंडल भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी भैया, मैं वापस बोल देती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी आपकी, लेकिन कब होगी? वो होगी जब हम सारे जितने भी आपके 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जब हम उनको सारे के सारा रिवाइज कर लेंगे, देन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट समझ पाओ। और बताओ हो गए सभी के क्वेश्चंस?
हाँ जी कली, तरुण। इस टाइम बेटा बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। इस टाइम जब भी आपको टाइम मिल रहा है बस पढ़ने बैठ जाओ भाई, है ना। जिस टाइम आपको टाइम मिलता है पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज 12th की परसेंटेज बहुत ज्यादा ही मैटर करती है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जॉब के लिए भी और आगे आपके एडमिशन्स वगैरह में भी। तो बहुत चीजें हो जाती हैं यार, ठीक है। तो अपनी परसेंटेज को अच्छा बनाना है, प्लस नॉलेज के लिए। अब आपको पता है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अब आपका एग्जाम होने लगा है, एंट्रेंस। तो भाई बहुत चीजें हो चुकी हैं, अगर नॉलेज है आपके अंदर तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। एग्जाम में लिख कर आओगे अच्छी चीजें, अच्छे पॉइंट्स में बनाकर लिख कर आओगे तो अच्छे से आप अपनी परसेंटेज बना लोगे। चलिए राजीव, बातें ही करोगे क्लास में इतनी देर से, मैं यही देखी तुम पूरी क्लास में ज्योति ज्योति करे जा रहे हो। भैया पढ़ोगे नहीं तो डाउट ही निकलेगा बिल्कुल लास्ट टाइम पे अब, है ना। बातें कर लो, तुम नंबर ले लो, आईडी ले लो, है ना। आईडी दे दो, वो दे दो, कर लो बातें जाके भाई। चलिए तो करते हैं फिर क्लास को यहीं पे खत्म, ठीक है बेटा। मिलेंगे कल वाली क्लास में एंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।